नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर उत्तराखंड की आर्थिक संचित्र की यानी कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है और राज्य में अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं और आंकड़ों के अनुसार इसको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज का जो ये चैप्टर है आर्थिक संक्षिप्त की यानी कि उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है या फिर उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो यूके ट्रिपल एस है उसके द्वारा पूछे जाते हैं। पिछले जितने भी एग्जाम यूके एसएससी द्वारा करवाए गए हैं उसमें सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों पर आयोग का विशेष फोकस रहता है। इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की थी, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 जब तक उत्तराखंड बना नहीं था उससे पहले उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था। तो यूपी की जो अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डर प्रकार की थी, तो उत्तराखंड की भी जो अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डर प्रकार की यहाँ पर हो जाएगी। फ्रेंड, अगला जो पॉइंट है राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार देखें, यानी कि जो राज्य की अर्थव्यवस्था का या टैक्स का या आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, वन के साथ साथ खनन हो गया, विनिर्माण हो गया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार हो गया, पर्यटन के साथ साथ सेवा क्षेत्र जैसे कि सेवा में क्या क्या आते हैं, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे उत्तराखंड में देखे जा सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं, जो मुख्य आधार है, इन्हीं से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, इनको भी क्रम वाइज लगाएंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, है ना। अगला पॉइंट है केंद्र द्वारा उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया। देखिए फ्रेंड, विशेष राज्य का दर्जा केंद्र द्वारा दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को कब दिया गया, तो 2 मई 2001 को ये दिया गया। अगला है, अगर बात करें कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला यह कौन से नंबर का राज्य है, तो ये 11वां हिमालयी राज्य हो जाएगा, यानी कि इससे पहले 10 राज्य ऑलरेडी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और ये 11वां हिमालयी राज्य है। अब हम इस पॉइंट पर बात करेंगे कि जो विशेष राज्य का दर्जा है इससे क्या लाभ होता है, क्यों ये दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, विशेष राज्य का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा कोई भी राशि अगर उत्तराखंड राज्य को दी जाएगी या फिर उन राज्यों को दी जाएगी जिन्होंने विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, तो उसमें से जो 90% धनराशि होगी वो अनुदान के रूप में राज्यों को दी जाएगी। यानी कि जो राज्यों को केंद्र से पैसा मिलेगा उसमें जो 90% है वो आपको वापस नहीं करना है, जबकि जो शेष 10% है आपको वापस करना है, वो 10% लोन के रूप में आपको दिया जाएगा, है ना। जबकि जो सामान्य राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उनको 70% राशि अनुदान में दी जाती है। तो यही फायदा है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों का। ये पॉइंट भी याद रखना है कि उत्तराखंड को केंद्रीय सहायता कितनी मिलती है, तो 90% राशि अनुदान के रूप में मिलती है, जबकि सामान्य राज्यों को 70% राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। अगला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा 17 संवहनीय विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु 2018-19 में तैयार किया गया। तो विजन 2030 नाम से एक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक उत्तराखंड को विकसित करना है, उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी लानी है। देखिए फ्रेंड, इसमें अगला पॉइंट है पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का नाम है। देखिए फ्रेंड, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है इसमें जो पर्यावरण अनुकूलता है, यानी कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए जो भी अनुदान केंद्र द्वारा दिया जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन बोनस नाम से यहाँ जाना जाता है। तो ग्रीन बोनस क्या है, केंद्र द्वारा पर्यावरणीय सहायता के लिए या अनुकूलता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड राज्य को दिया जाने वाला जो अनुदान है वही क्या है, ग्रीन बोनस है। अगला पॉइंट है राज्य में आधारित संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल कब अपनाया गया। तो पीपीपी मॉडल का अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये मॉडल कब से अपनाया गया, तो 2012 से इसको अपनाया गया है। अगर राज्य में प्रथम बजट की बात करें कि राज्य में प्रथम बजट कब और किसने पेश किया है, तो तब अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार क्या होती है, जब तक सरकार का चुनाव नहीं होता है तो तब तक एक
अस्थायी सरकार होती है जिसको अंतरिम सरकार के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो अंतरिम सरकार के जो वित्त मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो इनके द्वारा सबसे पहले 3 मई 2001 को उत्तराखंड राज्य का पहला बजट पेश किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, उत्तराखंड का पहला बजट तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 3 मई 2001 को पेश किया गया था। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है राज्य निर्माण से ही वर्ष 2021-22 तक राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई, यानी कि राज्य के अंदर जो भी टैक्स आते हैं उसमें कितने की वृद्धि कर दी गई है या कितने की वृद्धि पाई गई है। तो लगभग 56 गुना सन 2000 से लेकर 2021-22 के मध्य इतनी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। अगर राज्य में वैट की बात करें कि वैट कब लागू किया गया, वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, जो मूल्यवर्धित कर होता है वैट होता है, इसको उत्तराखंड में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को, जो कि वैट लागू करने वाला 22वां राज्य यहाँ पर बना था। तो ये भी याद रखना है, वैट कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2005 को वैट यानी कि मूल्यवर्धित कर जीएसटी आने के बाद इसको समाप्त किया गया है ना। तो इसको लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तो 22वां स्थान था। अगला पॉइंट है राज्य में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है वो कब लागू किया गया, तो सभी लोग जानते हैं जीएसटी 1 जुलाई 2017 से राज्य और देश में लागू किया गया है। तो 1 जुलाई 2017 से इसके आने से जो वैट है वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि मूल्यवर्धित कर है, इसकी समाप्ति यहाँ पर की गई थी। जो जीएसटी है उसमें सारे टैक्स आ गए थे। अगला पॉइंट है राज्य में ई वे बिल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, ये लागू कब किया गया, तो अप्रैल 2018 से किया गया। तो 20 अप्रैल 2018 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करना है। अगला पॉइंट है राज्य के सकल कर राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक लगभग 65% योगदान है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम इनको क्रम में याद करते हुए चलेंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स है वो किस क्षेत्र से आता है और अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र के टैक्स का है। तो सबसे बड़ा जो आता है व्यापार से आता है और वैट से आता है, जो वीएटी यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स है। तो इन्हीं का क्या है सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान है, यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां है जो रेवेन्यू आता है यहीं से आता है। अगर हम राज्य में आय के सबसे बड़े कर मध्य क्रमशः घटते क्रम में लगाएं, यानी कि हमको घटते क्रम में क्या लगाना है, पहले उसको लगाएंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, फिर घटते क्रम में इन चीज़ों को यहाँ पर लगाते हुए चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स है जीएसटी बिक्री कर से आता है, आबकारी उसके बाद आबकारी है, फिर स्टाम्प व निबंधन शुल्क है, चौथे पर है ऊर्जा एनर्जी पर टैक्स ऊर्जा पर कर, पाँचवें पर है वाहनों पर कर और छठवें पर आता है खनन। तो आपको शुरू के 4 याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा जीएसटी और बिक्री कर यानी कि जो व्यापार कर होता है, उसके बाद आबकारी होता है, उसके बाद स्टाम्प व निबंधन शुल्क होता है और चौथा ऊर्जा पर कर होता है। तो ये क्रम में लगाने को आता है, तो ये इस टाइप से आपको याद होने चाहिए। अगला पॉइंट है राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया है, तो कौन से नए टैक्स के लिए कानून का निर्माण किया गया, तो विद्युत परियोजनाओं पर जल के उपयोग पर टैक्स लगाया जाएगा, इसके लिए कानून का यहाँ पर निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट है प्रचलित भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले। तो सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाले जो जिले हैं कौन कौन से हैं, ये पहले भी एग्जाम में आया था, आप लोगों को याद भी होगा। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद किसका है, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार का है और सबसे कम रुद्रप्रयाग का यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है। 2011 के अकॉर्डिंग ही इसकी हम गणना करेंगे, क्योंकि जो जनगणना हुई है 2011 में हुई थी, इसके अनुसार अगर देखें कार्यशील जनसंख्या कितनी है, यानी कि टोटल जो जनसंख्या है उसमें से अपने अपने कार्यों में कितने लोग लगे हैं, तो 38.39 यानी कि 38-39% अपने कार्यों में लगे हुए हैं, कार्यशील जनसंख्या है कुल जनसंख्या का, है ना। अगर हम बात करें राज्य के अंदर जो राज्य योजना आयोग है इसका गठन कब किया गया, तो 21 मार्च 2001 को किया गया। और जो इसका अध्यक्ष होता है यानी कि राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है तो वो मुख्यमंत्री यहाँ पर होता है। जैसे कि देश के अंदर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ पर हो जाएगा। अगर देश में योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन देश में किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं। अगर हम बात करें कि राज्य में कुल रोजगार कार्यालय है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं कितने हैं, तो 23 रोजगार कार्यालय 2021-22 के अकॉर्डिंग राज्य के अंदर गणना की गई है। तो 23 से आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर राज्य में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका क्षेत्रीय कार्यालय देखें कि कहाँ पर इसका कार्यालय है और कब इसकी स्थापना की गई है, तो ये देहरादून के अंदर 30 जून 2006 को स्थापित यहाँ पर किया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है।
आरबीआई की शाखा उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो देहरादून में, और इसकी स्थापना 30 जून 2006। अगर राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं की बात करें तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 297 यानी कि 297 हैं। अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें कि राज्य के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना होती है 2 नवंबर 2012 को। तो 2 नवंबर 2012 को उत्तराखंड के अंदर जो ग्रामीण बैंक है उनकी स्थापना होती है ना। तो टोटल शाखाएं हैं 297। अगर राज्य के अंदर सभी प्रकार के बैंकों की कुल शाखाओं की बात करें कि टोटल कितनी ब्रांचें राज्य के अंदर बैंकों की हैं, तो 2410 यानी कि 2410 बैंक शाखाएं सभी राज्यों की मिलाकर उत्तराखंड में है। और सर्वाधिक और सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिलों की अगर बात करें कि सर्वाधिक बैंक किस जिले में है और सबसे कम बैंक शाखाएं किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा देहरादून के अंदर है, जैसे कि राजधानी है वहाँ तो होंगे ही, और सबसे कम बागेश्वर के अंदर हो जाएंगे। तो देहरादून और बागेश्वर बैंकों के मामले में सर्वाधिक और सबसे कम है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो उद्योग धंधे हैं, है ना, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत हैं, क्या क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले उद्योग के लिए आपको एक नीति याद रखनी है। उद्योग के लिए ये नीति थी और एग्जाम में भी इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इस नीति को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको अच्छे से अलग से ये पढ़ना भी है। इस नीति के बारे में बात करें तो ये नीति है राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या उद्यम नीति, यानी कि जो एमएसएमई नीति है, ये कब लागू की गई? तो ये नीति है 31 जनवरी 2015 की। तो 31 जनवरी 2015 को ये लागू की गई। जो सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए पैसों की व्यवस्था की गई, लघु के लिए और मध्यम के लिए, है ना। 3 कैटेगरियों में बांटा है उद्योग को, तो इस नीति द्वारा बांटा गया है। देखिए फ्रेंड, जिनका भी आगामी एग्जाम है, चाहे यूके एसएससी के एग्जाम हो, यूके पीएससी के एग्जाम हो, कहीं सा एक वीडियो आने वाला है ना, पुलिस का हो, तो सभी ने जो एमएसएमई नीति है इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और हर बार आए हैं, आगे भी आएंगे। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड हेतु 5 वर्षीय औद्योगिक विकास योजना चलाई गई। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसके द्वारा उत्तराखंड के लिए 5 वर्षों के लिए औद्योगिक विकास योजना कब चलाई गई थी? तो 1 अप्रैल 2017 से ये चलाई गई थी, तो 31 मार्च 2022 तक इसकी अवधि यहाँ पर रखी गई थी। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 2022 तक केंद्र ने चलाई थी औद्योगिक विकास योजना। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था संचालित है, तो 31 दिसंबर 2015 से ये व्यवस्था यहाँ पर संचालित है। अगला पॉइंट है राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। तो जो महिला उद्यमी है, महिला व्यापारी हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना चलाई गई है। तो ये योजना कब से यहाँ पर चलाई गई? तो 15 अगस्त 2015 से ये योजना यहाँ पर चलाई गई है। इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपको याद रखनी है महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट है प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड कब किया गया? तो पहली बार निवेश सम्मेलन हुआ था 7-8 अक्टूबर 2018 को। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड, तो 7-8 अक्टूबर 2018। अगर हम बात करें राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई, तो स्टार्टअप नीति उत्तराखंड सरकार द्वारा 22 जनवरी 2018 को लागू की गई थी। तो 22 जनवरी 2018। अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर 16 जनवरी 2016 को ये नीति लागू की गई थी और वहीं उत्तराखंड के अंदर 2018 में ये नीति यहाँ पर लागू की गई। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक और सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग वाले जिले जो एमएसएमई नीति थे उसके अकॉर्डिंग जो उद्योग लगाए गए और सर्वाधिक और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार के अंदर है और सबसे कम चंपावत के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों भी आपको याद रखना है। एमएसएमई नीति के तहत सर्वाधिक और सबसे कम उद्योग वाले जिले कौन से हैं? हरिद्वार और चंपावत। अगला है षष्ठम आर्थिक गणना यानी कि 6वीं जो आर्थिक गणना है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम उद्यम है। उद्यम यानी कि उद्योग है, तो सबसे ज़्यादा उद्योग है वो हरिद्वार में है और सबसे कम जो उद्योग है वो रुद्रप्रयाग में यहाँ पर हो जाएगा। तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग सर्वाधिक और सबसे कम उद्योग वाले जिले हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रिपीट होने के इसके चांस है। अगला है षष्ठम आर्थिक गणना यानी कि 6वां जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम है। हस्तशिल्प यानी कि
हाथ से बनाए गए जो सामान है, तो उन उद्योगों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प उद्योग उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में है और सबसे कम टिहरी के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट है 2008 में राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को दिया गया। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कि होटल, साहसिक और पर्यटन, रोपवे, इनको 2008 में यहाँ पर उद्योग का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में दिया गया। अगला पॉइंट है राज्य के सभी बृहत उद्योग केवल 5 जिलों में है। बृहत यानी कि जो बड़े लेवल के उद्योग यानी कि इंडस्ट्री है वो केवल 5 जिलों में यहाँ पर लगाए गए हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर में लगाए गए हैं, हरिद्वार यहाँ पर भी अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है, देहरादून है, नैनीताल है और पौड़ी के अंदर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े उद्योग हैं वो सारे इन 5 जिलों में ही स्थापित किए गए हैं। अगला है राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी। तो सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी की अगर बात करें तो ये हल्द्वानी के अंदर नैनीताल में हो जाएगा, तो हल्द्वानी नैनीताल। और सबसे बड़ी गुड़ मंडी की बात करें तो गुड़ मंडी कौन सी हो जाएगी? जो हरिद्वार का मंगलौर है, तो सबसे बड़ी गुड़ मंडी वहीं पर है। और सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी तो हल्द्वानी के अंदर हो जाएगा। अगला है राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर है। इनलैंड कंटेनर, तो इनकी बात करें तो ये 2 ही हैं, पंतनगर और काशीपुर में इनलैंड कंटेनर। अगला है भारत व तिब्बत यानी कि चाइना के बीच व्यापार होता था, तो कहाँ से ये होता था? तो तकलाकोट मंडी जो पिथौरागढ़ है वहाँ से भारत और तिब्बत के बीच कभी व्यापार हुआ करता था, है ना। जो 1962 की जो लड़ाई हुई है उसके बाद ये व्यापार बंद कर दिया गया था। अगला है भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग व स्थान है। यानी कि देश के अंदर जो भी हम विदेशों को व्यापार करते हैं उसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा है और उत्तराखंड का कितना प्रतिशत यहाँ पर विदेशों के साथ व्यापार किया जाता है? तो लगभग टोटल जो एक्सपोर्टेड सामान है उसका 0.74% और देश में ये 18वें नंबर पर है जो विदेशों को अपना सामान बेचता है ना। दोनों याद रखने हैं, 0.74% और 18वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 2002 में गठित किया गया था। तो उद्योगों को लगाने के लिए 2002 में सिडकुल की स्थापना की गई थी। सिडकुल यानी कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिडकुल की स्थापना 2002 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है। देहरादून के जो IT पार्क है वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है ना। सिडकुल का मुख्यालय जैसे हमने बताया है IT पार्क देहरादून के अंदर इसका मुख्यालय है। देखिए फ्रेंड, सिडकुल जैसे हमने बताया कि राज्य में जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं उनको स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा 7 जगह पर उद्योगों को स्थापित किया गया था। 7 जगह पर सिडकुल की सहायता से उद्योग स्थापित किए गए थे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सिडकुल द्वारा जो औद्योगिक स्थान है कहाँ पर स्थापित नहीं किया गया था, तो 7 आपको याद होने चाहिए। 7 कौन कौन से हैं इनके बारे में अगर बात करें तो पहला है हरिद्वार के अंदर, दूसरा है उधम सिंह के अंदर यानी कि पंतनगर में, तीसरा है सितारगंज, ये भी उधम सिंह नगर के अंदर है, चौथा फार्मासिटी सेलाकुई यानी कि देहरादून के अंदर है, पांचवा है सिगड़ी, जो सिगड़ी ग्रोथ सेंटर है वो कोटद्वार पौड़ी के अंदर है। अगर छठवें की बात करें तो ये IT पार्क देहरादून के अंदर स्थापित किया गया है। और सातवां है सिडकुल फेज 2 सितारगंज के अंदर सिडकुल द्वारा उद्योगों की स्थापना की गई है ना। तो 7 औद्योगिक स्थान है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कौन कौन से क्षेत्रों में स्थित है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, उसका जो आंसर था वो रुड़की था, क्योंकि रुड़की में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। अगला पॉइंट है दवा एवं जड़ी बूटी उद्योगों के लिए विकसित किया गया औद्योगिक स्थान है। यानी कि दवाइयों के लिए कौन सा क्षेत्र यहाँ पर फेमस है, किस क्षेत्र को फार्मा के लिए स्थापित किया गया था? तो फार्मासिटी सेलाकुई देहरादून के अंदर जो है इसी को दवाओं के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा 41 एकड़ में काशीपुर में विकासाधीन है। यानी कि सिडकुल द्वारा अभी विकास किया जा रहा है, स्थापना की जा रही है। तो एरोमा पार्क की काशीपुर के अंदर स्थापना की जा रही है। तो एरोमा पार्क कहाँ है? तो काशीपुर में स्थित है। अगर हम बात करें कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क, तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क ये हरिद्वार के अंदर 96 एकड़ क्षेत्र में विकासाधीन है, यानी कि बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है। तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क तो ये हरिद्वार में है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि हरिद्वार में फार्मासिटी के बीच करीब 75 एकड़ क्षेत्र में विकासाधीन है। तो हरिद्वार के अंदर ही 75 एकड़ में दूसरा फार्मासिटी बनाया जा रहा है, दूसरा फार्मासिटी है तो हरिद्वार में हो जाएगा। जबकि फार्मासिटी कहाँ है? तो वो सेलाकुई देहरादून में है, जो दवाओं के लिए विकसित की गई थी। और दूसरा फार्मासिटी कहाँ है? तो वो हरिद्वार में तैयार किया जा रहा है।
अगला है सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान है, यानी कि सर्वाधिक उद्योग किस स्थान पर स्थापित किए गए हैं। तो एकीकृत औद्योगिक स्थान हरिद्वार में स्थापित किए गए हैं। तो सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला भी हरिद्वार है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु फेज 2 में स्थापित किया गया है। तो सरकार द्वारा महिला जो व्यापारी हैं उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिडकुल व सितारगंज में महिला उद्यमिता पार्क की स्थापना की गई है। ये भी याद रखना है, महिला उद्यमिता पार्क कहाँ पर है, सिडकुल और सितारगंज में स्थापित किए गए हैं महिलाओं के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट है राज्य के पारंपरिक उद्योग हैं फर्नीचर, कागज, चीनी, वस्त्र के साथ साथ सीमेंट उद्योग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में फेमस है ना। जो सीमेंट के लिए है, सीमेंट के लिए देहरादून जाना जाता है। देहरादून का जो रानी पोखरी है वहाँ पर सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। जो पारंपरिक राज्य के उद्योग हैं फर्नीचर है, कागज है, चीनी, वस्त्र और सीमेंट उद्योग है। पारंपरिक यानी कि पहले से चलते आ रहे हैं, परंपरा से चलते आ रहे हैं, है ना। इनमें कभी भी फेरबदल नहीं किया गया है, आज भी इस्टेब्लिश हैं। अगर हम बात करें हस्तशिल्प एवं हथकरघा, हाथ से बनाए गए जो सामान है उनकी विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, तो जो डिजाइन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो काशीपुर उधम सिंह नगर के अंदर में स्थापित किया गया है। तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर हो जाएगा। अगला पॉइंट है नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है। तो जो हैंडलूम एक्सपो है इसका नियमित जो आयोजन है वो देहरादून के अंदर किया जाता है। देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, ये कहाँ पर स्थित है, तो मटेना जो कि अल्मोड़ा के अंदर है। तो मटेना अल्मोड़ा में नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है। तो ये उत्तराखंड के अंदर प्रस्तावित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी देहरादून में बनाया जाएगा। तो देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें सिल्क पार्क, तो सिल्क पार्क भी 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी देहरादून में है। तो देहरादून आपको याद रखना है। सिल्क पार्क के लिए यानी कि जो रेशम पार्क है इसके लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो देहरादून का जो प्रेमनगर है वहाँ पर ये फेमस है। अगला है हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र, जो हरिप्रसाद टमटा है इनके नाम पर है शिल्प उन्नयन केंद्र। तो ये कहाँ पर है, गरुड़ा बांध अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। तो गरुड़ा बांध अल्मोड़ा याद रखना है। अगला है पंचाचूली वूलन, तो पंचाचूली वूलन ये भी अल्मोड़ा के अंदर स्थित है, ये भी याद रखना है। पंचाचूली वूलन अल्मोड़ा में है। अगला है टेक्सटाइल पार्क, जो कि प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्ताव दिया गया है कि यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनेगा। तो वो जसपुर और काशीपुर में बनाया जाएगा, जो कि उधम सिंह नगर के दो प्रमुख शहर हैं, तो यहीं पर ये बनाए जाएंगे। अगला है मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ में है। भीमतल्ला जो कि चमोली के अंदर है, यहाँ पर प्रस्तावित है। तो यहाँ पर वूलन टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित है, यानी कि बने नहीं है, अब प्रस्ताव भेजा है, अब यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये करंट के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क, तो राज्य का पहला फूड पार्क जो कि 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, तो पदार्था हरिद्वार के अंदर पतंजलि मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें हिमालयन मेगा फूड पार्क, तो हिमालयन मेगा फूड पार्क जो कि राज्य का दूसरा फूड पार्क है, तो इसकी स्थापना जो कि महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर में इस्टेब्लिश है ना। तो दूसरा मेगा फूड पार्क जिसका नाम है हिमालयन मेगा फूड पार्क, तो महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर के अंदर स्थित है। राज्य के अंदर दो ही मेगा फूड पार्क है, एक तो पतंजलि हरिद्वार और दूसरा महुआ खेड़ा काशीपुर। अगर हम बात करें मिनी फूड पार्क, तो मिनी फूड पार्क कहाँ पर है, तो श्यामला ताल जो कि चंपावत के अंदर है, तो यहीं पर मिनी फूड पार्क है। अगला पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्य का पहला मिनी स्पाइस यानी कि जो मसाला गार्डन है, मसाला पार्क है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये मिनी वाला है, तो मिनी वाला सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है। अगला है केंद्र द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा राज्य का दूसरा मिनी स्पाइस पार्क जो छोटा मसाला गार्डन है, मसाला पार्क है, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो दूसरा सहसपुर देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। यदि हम बात करें कि देश व राज्य का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो स्पाइस गार्डन है, तो देश व राज्य का पहला हिमालयन मसाला गार्डन है, ये 2022 में स्थापित किया गया था। रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर सोनी नाम की एक जगह है, तो सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है शीतोष्ण फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, शीतोष्ण यानी कि जहाँ न तो ठंड है न गर्मी है, शीत और उष्ण दोनों बराबर हैं, तो वहाँ के जो फल हैं उनमें वृद्धि के लिए
एक सेंटर की स्थापना की गई है जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो कि भरसार पौड़ी के अंदर स्थित है। तो भरसार पौड़ी में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। पीतल नगरी के कार्यों के लिए पीतल नगरी नाम से जाना जाता है। तो पीतल नगरी मरचोला अल्मोड़ा को जाना जाता है। पीतल नगरी मरचोला, जबकि ताम्र नगरी अल्मोड़ा हो जाएगी, दोनों अल्मोड़ा के अंदर है। अगला है रेशम कीट पलायन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र। तो रेशम कीट पलायन एवं कोकून उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो रेशम सहकारी संघ जो कि प्रेमनगर देहरादून के अंदर है, तो यहीं पर ये स्थित है। अगला है प्रदेश के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है, यानी कि दूसरे राज्यों में किस नाम से प्रदेश के शिल्प उत्पादों को बेचा जाता है? तो हिमाद्री ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगला है देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया है। तो देश स्तरीय जो हिमाद्री एम्पोरियम है तो उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगर राज्य स्तरीय बात करें तो राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जिला उद्योग केंद्र देहरादून के अंदर इसकी स्थापना की गई है ना। इस तरह की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है, और राज्य की बात करेगा तो राज्य की जो राजधानी है देहरादून, उसके अंदर ये हो जाएगा। अगला है प्रदेश में स्थापित 4 MSME शिल्प हॉट कहाँ पर है? जो 4 MSME शिल्प हॉट है, यानी कि MSME नीति के तहत इन हॉट की यहाँ पर स्थापना की गई है। दून में है बिण यानी कि जो पिथौरागढ़ के अंदर जगह है, भीमतल्ला यानी कि चमोली, और चौथा है काशीपुर उधम सिंह नगर के अंदर हो जाएगा। अगला है राज्य में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कत्था उद्योग के लिए जो नैनीताल की हल्द्वानी है वो प्रसिद्ध है। और कत्था कहाँ से निकाला जाता है? जो खैर का वृक्ष है, ये कत्थे के लिए यहाँ पर फेमस है। राज्य में बेंत फर्नीचर उद्योग कहाँ पर है? तो जो बेंत फर्नीचर है उसके लिए देहरादून फेमस है, हरिद्वार फेमस है, नैनीताल और अल्मोड़ा यहाँ पर हो जाएंगे। अगला है राज्य में लकड़ी फर्नीचर उद्योग है। जो लकड़ियों के फर्नीचर बनाए जाते हैं उनके उद्योग कहाँ कहाँ पर फेमस है? तो काशीपुर जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है लकड़ी के लिए, एक तो ये फेमस है, दूसरा देहरादून और हरिद्वार यहाँ पर हो जाएगा जो अपने लकड़ी फर्नीचरों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र मिल है तो वो कहाँ पर है? तो काशीपुर जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, जो सूत के कपड़े हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें भेड़ ऊन की चटाई जो दन होते हैं, जिनको दन कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है, तो नकुरी गांव उत्तरकाशी इसके लिए फेमस है, जो भेड़ के ऊन की चटाई बनाई जाती है ना। इसके लिए नाकुरी गांव उत्तरकाशी जो बचेंद्र पाल का गांव भी है। ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो ऊन की सॉल बनाई जाती है, तांबे के जो उत्पाद बनाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा है ताम्र नगरी अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला है राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल पेपर मिले हैं। तो जब राज्य का गठन हुआ यानी कि 9 नवंबर सन 2000, तो उत्तराखंड में कितनी पेपर मिलें थी? जो टोटल कागज़ की जो फैक्ट्रियाँ थी 5 थी, है ना, 5 यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि राज्य में वर्तमान में कुल जो 14 पेपर मिले हैं, जो कागज़ फैक्ट्रियाँ हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं? तो 13 तो उधम सिंह नगर में है और 1 नैनीताल जिले में हो जाएगा। तो 13 और 1 14 हो जाएगा, है ना। अगर बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा जो कागज़ उद्योग समूह है सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड, तो एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग कारखाना है जो कि लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। सेंचुरी एंड पल्प बोर्ड कहाँ पर है? तो नैनीताल के अंदर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर इस लाल कुआं के अंदर जो सेंचुरी एंड पल्प बोर्ड है, इस पेपर मिल की स्थापना की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कागज़ कारखाना है ना। इसके अलावा राज्य में अगर चीनी मिलों की बात करें तो पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो काशीपुर में 1936 में उत्तराखंड के अंदर पहली चीनी मिल स्थापित की गई है ना। और कुल चीनी मिलों की अगर बात करें, टोटल कितनी चीनी की फैक्ट्रियाँ राज्य के अंदर हैं? तो 10 हैं, जिसमें से 2 तो सरकारी हैं, 4 सहकारी हैं और 4 क्या हैं? प्राइवेट यानी कि निजी हैं। सहकारी यानी कि जो सरकारी भी हो और प्राइवेट भी हो, दोनों के सहयोग से जो चलाई जाती है। अगला है वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की कुल संख्या है, यानी कि 2022-23 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में टोटल चीनी फैक्ट्रियाँ कितनी हैं? तो 8 हैं, जिसमें से 3 तो सहकारी हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का हिस्सा होता है। 2 सरकारी यहाँ पर प्योर हैं और 3 यहाँ पर प्राइवेट यानी कि निजी हो जाएंगे। अगला है प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। जैसे हमने बताया है प्रदेश की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी वो हल्द्वानी था, और गुड़ मंडी कौन सी हो जाएगी? मंगलौर, जो कि हरिद्वार के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि प्रदेश में केवल जैविक उत्पादों की पहली मंडी बनाई गई है, तो जैविक उत्पाद के लिए जो मंडी बनाई गई है वो हल्द्वानी के अंदर बनाई गई है, तो हल्द्वानी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, तो इथेनॉल प्लांट बाजपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है इथेनॉल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है चूने का जो विशाल भंडार होने से अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है, तो सीमेंट के लिए जैसे हमने बताया है देहरादून फेमस है। देहरादून का जो रानी पोखरी है, रानी पोखरी, तो रानी पोखरी में सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, तो इसीलिए देहरादून जिला पहला है। अगला है हरिद्वार में जो जड़ी बूटी उद्योग हैं उनकी संख्या कितनी है, तो जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या हरिद्वार के अंदर 300 से अधिक है। अगर यही बात हम सेलाकुई यानी कि देहरादून के अंदर बात करें कि सेलाकुई देहरादून में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या कितनी है, तो 184 से अधिक यहाँ पर हो जाएगा, और हरिद्वार में 300 से अधिक है। अगला है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि अब बंद है, एवं हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो वीरभद्र जो ऋषिकेश के अंदर है वहीं पर ये स्थित है। और जिला पूछेगा तो देहरादून के अंदर ही आते हैं, तो वहीं पर इनकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ साथ इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि मोहान के अंदर है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री जो कि रानीखेत के अंदर है, तो ये किस जिले के अंतर्गत है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि मोहान में है, और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में हो जाएगा। अगला है राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, तो जो आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है, तो ऋषिकुल हरिद्वार इसके लिए जाना जाता है, तो ऋषिकुल हरिद्वार हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है HMT, तो इसकी स्थापना रानीबाग के अंदर होती है। और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री, तो ये दोनों कहाँ पर है, तो नैनीताल जिले में है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री है वो भीमताल में स्थित है, भीमताल जो कि नैनीताल के अंदर है। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि कोटद्वार में है, यानी कि BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो कि लैंसडाउन में है, तो दोनों पौड़ी के अंदर हो जाएंगे, तो पौड़ी में स्थित है। इसी के साथ साथ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एवं डील, तो ये सारे कहाँ पर स्थित हैं, तो रायपुर देहरादून के अंदर स्थित है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखना है। अगला है फल संरक्षण केंद्र, फलों के संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, जो कि रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो रामगढ़ नैनीताल है इसको कुमाऊं में फलों का कटोरा नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, कुमाऊं में फलों का कटोरा, तो रामगढ़ हो जाएगा। अगला है मैग्नेसाइट कारखाना, तो मैग्नेसाइट कारखाना ये 2 जगह फेमस है, एक तो है झिरोला जो कि अल्मोड़ा के अंदर है, दूसरा चंडाक जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। तो राज्य के अंदर जो मैग्नेसाइट के कारखाने हैं झिरोला और चंडाक पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें कि वैक्सीन कारखाना, जो वैक्सीन बनाई जाती है, तो वैक्सीन रिसर्च कारखाना कहाँ पर है, तो ये पटवा डांगर नैनीताल में हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।